फरीदाबाद के सेक्टर 17 में रहने वाले देवेश की पत्नी अनुपमा को बात बात पर बस एक ही बात कहने की आदत थी। अगर तुमने कुछ किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। अनुपमा की इस आदत से देवेश और अनुपमा की सास दमयंती दोनों ही बुरी तरह से परेशान थे। अगर गलती से भी दमयंती या देवेश ने अनुपमा को किसी भी बात के लिए मना कर दिया तो घर में क्लेश हो जाता था और अनुपमा मायके जाने की धमकी देने लगती थी। और ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन शाम के वक्त, जब अनुपमा बाजार से शॉपिंग करके लौट कर आई। क्या बात है अनुपमा, आज तो बहुत सारी शॉपिंग करके आई हो, कुछ खास बात है क्या? अरे आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता। मालूम है ना, अगले महीने हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो बस उसी के लिए शॉपिंग करके आई हूँ। अरे वाह बहू, जरा दिखाओ तो सही क्या क्या लेकर आई हो। मम्मी जी, मैंने अपने लिए 5 साड़ियाँ और देवेश के लिए 5 कुर्ते लिए हैं। अरे लेकिन बहू, तुम किसी शादी में थोड़ी ना जा रही हो। तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी है और उसके लिए 5 जोड़ी कपड़ों की क्या ज़रूरत थी। वो मम्मी, क्या है ना, पता नहीं था कौन सा पसंद आएगा कौन सा पसंद नहीं आएगा। अच्छा, इसका मतलब तुम कुछ कपड़े रख लोगी और बाकी के रिटर्न करके आओगी। अरे मम्मी जी, मैं ऑफलाइन शॉपिंग करके आई हूँ और उसमें रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं होता। हम सारे कपड़े रख लेते हैं। लेकिन अनुपमा, इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझे भी तो अपने साथ शॉपिंग पर ले जा सकती थी, मैं अपने कपड़े खुद पसंद कर लेता। आपको तो हर बात बस फिजूल खर्ची लगती है। अरे एनिवर्सरी वाले दिन सुबह अलग शाम को अलग कपड़े पहनेंगे और बाकी के कपड़े कभी और दिन काम आ जाएंगे। लेकिन कभी और के लिए कपड़े बाद में भी तो लाए जा सकते थे ना। अनुपमा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस महीने खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैं कुछ भी करूँ ना तो आपको बुरा ही लगता है। अब तो चाहते ही नहीं कि मैं 1 रुपया भी खर्च करूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है बहू। देवेश तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुमने जो भी किया है वो सच में फिजूल खर्ची है। तुम्हें ना तुम दोनों के लिए बस एक एक जोड़ी कपड़े खरीद कर लाने चाहिए थे। एक काम करो, तुम उस दुकान वाले से बात करो, जो कपड़े काम के नहीं है वो वापस दे दो। इनके बदले हम बाद में कुछ और खरीद लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। और अब अगर आपने मुझसे एक बार भी ये बात कही ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब इसमें मायके जाने वाली क्या बात है? अरे रहने देना बेटा, वैसे भी बहू बात बात पर मायके चली जाती है। और इस तरह से दमयंती और देवेश चुप हो जाते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त, देवेश, मम्मी जी, मैंने आप दोनों की चाय बनाकर टेबल पर रख दी है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा, हम चाय पी लेते हैं, तुम भी जल्दी से आ जाना। हाँ, ये लीजिए मम्मी आपकी चाय। अरे बेटा, तेरे कप में तो आज कुछ ज़्यादा ही चाय है। लगता है अनुपमा ने तेरे लिए ज़्यादा चाय बना दी। हो सकता है मम्मी, मौसम ठंडा हो रहा है ना, इसलिए उसने ज़्यादा चाय बना दी होगी। ये कहकर देवेश चाय पी लेता है। 5 मिनट के बाद अनुपमा वहाँ पर आती है। मेरी चाय कहाँ गई? अनुपमा, यहाँ पर तो 2 कप ही चाय थी, मैंने और मम्मी ने पी ली। तुम्ही ने कहा ना कि मेरी और मम्मी की चाय यहाँ पर रखी हुई है। अरे लेकिन आपके कप में डबल चाय थी ना, तो उसमें आधी मेरी भी तो थी। अरे तो बहू, तुम्हें अपनी चाय कप में रखनी चाहिए थी ना। देवेश को लगा कि तुमने उसके लिए ज़्यादा चाय बनाई है तो वो पी गया। ये क्या बात हुई? मैं जानती हूँ देवेश, आपको ना मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, और अगर आप मेरे साथ इसी तरह से बिहेव करते रहना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अनुपमा, ये बहुत छोटी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए अभी दूसरी चाय बना देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप कि मैं आपसे घर के काम करवाऊंगी? अगर लोग ये बात सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? मैं अपने मायके चली जाऊंगी, सच में। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या तुम बात बात पर मायके जाने की बात करती रहती हो? अरे रहने देना देवेश बेटा, उसे कुछ मत कह, वरना पता नहीं वो कब अपने मायके चली जाएगी। दमयंती और देवेश दोनों ही अनुपमा के बिहेवियर से परेशान हो गए थे और इसी तरह एक दिन देवेश ऑफिस से थक हार कर घर आया। लगता है देवेश अब बहुत थक गए हैं, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए। अरे हाँ यार, खाने से याद आया, मेरे ऑफिस में ना सब लोगों ने एक पार्टी रखी है। वाह, पार्टी! मैं तो कब से पार्टी का वेट कर रही थी। जब से शादी हुई है तब से पार्टी में जाना ही भूल गई हूँ।
ऐसा क्यों कह रही है बहू? हर सैटरडे संडे तो देवेश तुम्हें घुमाने ले जाता है। मम्मी जी, घूमने जाना और पार्टी में फ़र्क होता है, आपको इतना भी नहीं पता क्या? अनुपमा, मम्मी से इस तरह क्यों बात कर रही हो? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम पार्टी के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। हम पार्टी में जा रहे हैं या खाना बनाकर लेकर जाना है? अब मुझे खाना बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे ऑफिस के सब लोग आएंगे, अपने घर से कुछ न कुछ बना कर लाएंगे, तो हमें भी कुछ लेकर जाना है, बहुत मज़ा आएगा। वाह, इस तरह की पार्टी में ना बहुत मज़ा आता है सच में। एक काम करिए ना मम्मी, आप भी हमारे साथ चलिए। देवेश, पहली बात ये आपके ऑफिस वालों की पार्टी है, उसमें मम्मी जी क्या करेंगी? और अगर खाना भी हमें ही बनाकर ले जाना है तो मुझे नहीं आना ऐसी पार्टी में। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं मम्मी को अपने साथ ले जाऊंगा। आपकी यही बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। आप जाइए मम्मी जी को पार्टी में लेकर, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। देखा मम्मी आपने, आजकल अनुपमा बात बात पर मायके जाने की धमकी देने लगी है। आजकल नहीं बेटा, वो तो हमेशा से ही ऐसा करती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज भी तो नहीं। इलाज तो है मम्मी, और मुझे पता भी है कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, फिर तू ही बता क्या करना है। अगली बार जब अनुपमा कहेगी ना कि मैं मायके चली जाती हूँ, तो मैं उससे कहूँगा कि ठीक है तुम मायके चली जाओ, फिर देखता हूँ क्या होता है। कुछ दिन तो इसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन अनुपमा को हल्का सा बुखार आ जाता है। अनुपमा बेटा, आज तुम आराम करो, देखो घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। अनुपमा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी लगे तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। मुझे बुखार है और आपको ऑफिस जाना है, ये नहीं कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए। अरे बेटा, बहुत मामूली सा बुखार है, मैं तुम्हें काढ़ा बना कर देती हूँ और दवाई भी खा लेना, थोड़ी देर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस घर में मेरी ना कोई कदर ही नहीं है, बीमार होने पर भी आप लोग मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहते, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। हाँ वैसे ये तरीका अच्छा है अनुपमा, तुम्हें ना अपने मम्मी पापा के घर चले जाना चाहिए, वो लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रख लेंगे और तुम्हें हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ। अब ऐसी हालत में तुम ट्रेन से मायके जाओगी तो अच्छी बात नहीं है ना, तुम आराम से कार से चली जाना। हाँ हाँ देवेश बेटा, ये बात तो है, वैसे तुम ड्राइवर से कह देना कि बहू को हॉस्पिटल जाते हुए ले जाएगा। ठीक है मम्मी। अनुपमा तुम अपना सामान पैक कर लो और मायके जाओ, और जब बुखार ठीक हो जाए ना तो फ़ौरन वापस लौट आना। दमयंती और देवेश की बात सुनकर अनुपमा चौंक जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से क्यों कह रहे हैं। शाम के वक्त देवेश घर लौट कर आता है। अरे अनुपमा, मैंने तुम्हारे लिए कार भेजी थी, तुम अब तक यहीं हो, अपने मायके नहीं गई? अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ बेटा, अब इसमें रोने की क्या बात है, तुम मायके जाना चाहती हो तो चली जाओ ना, देवेश ने इंतज़ाम कर दिया है, आप क्यों परेशान हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को मेरी बात से कितनी तकलीफ़ होती होगी। मैं हर बात पर आपको बार बार कहती थी मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलो अच्छा है, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब बार बार ये धमकी देना तो बंद हो जाएगा। देखो, अब ना ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम मायके चली जाओगी। दमयंती की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और अनुपमा आगे से कभी ये बात ना कहने का प्रॉमिस करती है। रचना पढ़ने लिखने की शौकीन थी, लेकिन पिता लड़कियों को पढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ। शादी के बाद, अरे तुम तो मैथ्स बड़ी अच्छी सॉल्व कर लेती हो, आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? पापा को बेटियों को पढ़ाने का मतलब पैसे बर्बाद करना लगता था। वो सोचते थे कि वही पैसा ससुराल वालों को देकर अच्छा सा घर देख ले। लेकिन तुम क्यों नहीं पढ़े? वो इसलिए कि पापा की तबीयत जल्दी खराब हो गई, घर का जमा जमाया बिजनेस था, कौन देखता, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को साइड कर बिजनेस में ध्यान लगा लिया। दोनों खूब बातें करते, आपस में अपने शौक और अपनी इच्छाएं सब डिस्कस करते हैं। एक बार
एक बात बताऊं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ बनूं, समाज में मेरा नाम हो। हाँ, तो इसमें क्या गलत चाहती हो? सही तो है। वैसे भी हम लोगों के घर में नौकर चाकर की कमी नहीं है। ऊपर से 2 गाड़ी ड्राइवर के साथ दरवाजे पर खड़ी होती है। अरे दिक्कत क्या है, शुरू कर दो पढ़ाई। बस अब क्या था, पति से हरी झंडी मिली तो रचना कॉलेज में एडमिशन भी करवा लेती है। लेकिन एक बार, अरे कॉलेज में तो कोई लड़की बिंदी, चूड़ी और सिंदूर नहीं लगाती, फिर मैं एकदम गंवार लगती हूँ वहां पर। अगले रोज रचना घर से बाहर निकलती है तो बिल्कुल सिंपल। अरे रचना, सुहागन के सर का ताज होता है चुटकी भर सिंदूर। लेकिन तेरा सर का ताज कहाँ है? अरे वो ये रहा माँ जी, देखिए। रचना ने बाल हटाए तो छुपा हुआ सिंदूर माँ जी को दिखा। वो माँ जी, कॉलेज में ना सिंदूर लगाकर कोई नहीं आता, इसीलिए। ये क्या बात होती है? ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना बिंदी ना चूड़ी। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। जा पहले श्रृंगार करके आ। अब रचना को सास पर बहुत गुस्सा आता है। वो उस वक्त तो श्रृंगार कर लेती है, लेकिन फिर आज कॉलेज में सब मेरे ऊपर इतना हंस रहे थे कि क्या कहूँ, आंटी आंटी कर रहे थे। क्यों भला? तुम्हारी कौन सी बड़ी उम्र है? बस शादी ही तो हुई है। मैं इतनी चूड़ी, सिंदूर और बिंदी लगाकर जाऊंगी तो और क्या कहेंगे मुझे? ओहो, लेकिन उससे क्या हुआ? हुआ ये कि मैं सबसे अलग लगती हूँ। फिर रचना पति, जो कि कभी कॉलेज नहीं गया, उसे बढ़ा चढ़ाकर बातें बताने लगती है। ओहो, अच्छा ऐसा है। अरे ठीक है, तुम भी सिंपल जाओ, बस मैं माँ से बात कर लूंगा। अगले रोज रचना फिर किसी कंवारी लड़की की तरह बिना श्रृंगार कॉलेज जाने को निकलती है कि सास बोल पड़ती है। ये क्या है बहू, एक ही बात को रोज रोज बोलकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। जाकर पहन ले कुछ। तभी वहां रचना का पति आ जाता है। अरे माँ रहने देना, क्या हो गया? जैसे कॉलेज में सारे लड़के लड़कियां आते होंगे, उसे भी वैसे ही जाना होगा ना। अब जब मुझे कोई समस्या नहीं है तो तू क्यों बोल रही है? अरे वाह, क्या बात है। कौन सा गलत बोल रही हूँ? यही तो बोल रही हूँ कि सुहागन है, सुहागन की तरह रह। लेकिन माँ क्या करती, बेटे के सामने एक नहीं चलती। देख ले बेटा, एक दिन तुझे तेरी यही आजादी देना खलेगा। फिर कहेगा, काश उस वक्त माँ मैंने तेरी बात मान ली होती। अरे मैंने दुनिया देखी है बेटा। फिर एक रोज सास की नजर बहू के मोबाइल पर पड़ती है, जिसमें वो किसी से खूब हंस हंस कर बात कर रही होती है। क्यों रे, कौन है? हाँ, अरे वो माँ आ गई, रखती हूँ। माँ नहीं, सासू माँ। क्यों नहीं बोला? वैसे तो लोगों से कहती रहती है, सास आ गई, सास आ गई। देखा जरा फोन, किससे बात कर रही थी? सास की बात सुनकर बहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे, यही दिन देखना रह गया था। माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैं अब कॉलेज जाऊंगी नहीं। तभी वहां रचना का पति आ जाता है। अरे रचना, क्या हो गया? माँ क्या है, क्यों बेचारे के पीछे लगी हो? मैं मुक्ता से बात कर रही थी, ये आ गई। मैंने कहा माँ आ गई है, फिर बात करती हूँ। तो ये बोलने लगी कि फोन दिखाओ, मैं किसी लड़के से। रचना के पति को माँ पर गुस्सा आ जाता है। माँ क्या है ये? आज तो तूने सारी हदें ही पार कर दी। अरे किसी को तो घर में पढ़ा लिखा होने दे माँ। अरे बेटा, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि एक बार फोन दिखा, किससे बात कर रही थी? बहू के सर से ये बात सुनकर पसीना बहने लगता है। हाँ, लो देख लो। देखा इसको कितना डर लग रहा है। अरे नहीं देखना मुझे कोई मोबाइल, मुझे मेरी बीवी पर पूरा यकीन है। सास क्या कहती, वहां से चली जाती है। अगले रोज रचना ड्राइवर वाली लंबी कार में कॉलेज पहुंचती है। ड्राइवर, कार अंदर ले चलो और मेन एंट्री पर रुकना, और हाँ, उतरकर मेरे लिए गेट भी खोलना। ड्राइवर, जो कि उस घर का काफी पुराना ड्राइवर होता है। अरे रचना बेटा, कार अंदर ले जाना ठीक नहीं लगेगा। और रचना ड्राइवर को जोर से डांटती है। जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो नौकरी से बाहर। ड्राइवर वैसा ही करता है,
जिसे सामने खड़े उसके क्लास के लड़के लड़कियां देखते हैं। वाओ रचना, ये कार किसकी है? शाम को टाइम पर आ जाना, नहीं तो पता है ना। यार ये मेरे पापा की है, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं एक कदम भी पैदल चलूं। तभी तो देखो, मैं ड्राइवर को बोलती रह गई कि मुझे यहीं बाहर उतार दो, बाहर उतार दो, लेकिन नहीं, बोलने लगा साहब का ऑर्डर है। अब क्या था, रचना क्लास में सबसे झूठ बोलना शुरू कर देती है। यार तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और अमीर भी, काश मेरी शादी तुमसे हो जाती। अरे तू क्या कम अमीर है, तेरे पापा के पास भी तो बड़ा पैसा है। हाय रे, किस्मत हो तो रचना जैसी, पापा भी पैसे वाले और लड़के ने शादी के लिए प्रपोज किया तो वो भी पैसे वाला। हे भगवान, मेरे पापा के पास तो कार नहीं, लेकिन मेरा पति इतना केयरिंग देना जितना रचना के पापा। रचना लड़की के प्रपोजल से घबरा जाती है। क्यों रचना, प्रपोजल को हाँ समझू? घबरा तो ऐसे रही हो जैसे कहीं तुम शादीशुदा हो। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं शादीशुदा लग रही हूँ क्या? ना ना, बिल्कुल भी नहीं, तभी तो प्रपोज किया है। रचना उस लड़के को देखती है, लंबा चौड़ा खूबसूरत जवान लड़का। अब उसे अपने पति से नफरत होने लगती है। एक दिन, काश मेरी शादी रोहन से होती, कितना हैंडसम है वो, लेकिन अब तो सारा जीवन पापा को भी क्या जल्दी थी मेरी शादी करवाने की। अब रचना झूठ बोलकर रोहन से मिलने लगती है, कॉफी पीने जाती और अपने पति से कम बात करती। फिर एक दिन, रोहन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं शादीशुदा हूँ तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? अरे मैं तो तब भी मजाक ही कर रहा था। शादीशुदा? अरे आंटी जी, पूरा कॉलेज जानता है कि तुम शादीशुदा हो। रोहन की बात सुनकर रचना रोती हुई घर आती है। अरे क्या हुआ रचना, रोहन से लड़ाई हो गई क्या? रचना हैरान रह जाती है कि पति को ये बात कैसे पता चली। ठीक है, बस तुम्हारी खुशी के लिए मैं तलाक देता हूँ, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लो। नहीं नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने गलती कर दी। तुमने तो मुझे वो मौका दिया जो शायद ही कोई पति अपनी बीवी को देता हो। तुमने मुझ पर अपनी माँ से भी ज्यादा भरोसा किया, मुझे माफ कर दो। पति कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगले रोज से रचना पूरे श्रृंगार के साथ कॉलेज जाती है और अच्छे से पढ़ाई पूरी करती है। शादी एक ऐसा बंधन जिसमें जीवन भर आदमी खुशी खुशी बनने को तैयार होता है, लेकिन क्या हो जब शादी मन मुताबिक ना हो तो? शादी के अगले दिन मीना, सासू माँ, वो ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों, क्या हुआ? क्यों? तेरा पति तुझसे शादी के अगले दिन ही बात नहीं कर रहा तो तेरी ही कोई गलती होगी ना। अब मैं क्या बोलूं इसमें? और क्या, भाभी भैया ने तो खुद आपको पसंद करके शादी की है, अब क्यों बात नहीं कर रहे, हम क्या जाने। मीना समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी क्या गलती है, क्योंकि शादी के अगले दिन ही पति उससे नाराज हो गया है। तभी वहां मीना का पति रवि आ जाता है। माँ जल्दी से खाना लगा दो, ऑफिस जाना है। अरे बेटा, कल ही तो शादी हुई है तेरी, आज बहू को जरा घुमा ला कहीं, है? बेटा माँ को घूरता है और वहां से चला जाता है। न जाने क्यों मीना को एहसास होता है कि उसके साथ जो हो रहा है उसके बारे में सब जानते हैं सिवाय उसके। पति रात को काफी लेट आता है। मीना दरवाजा खोलती है। आ गए आप, देर हो गई, चलिए मैं खाना लगाती हूँ। रवि कुछ नहीं कहता, वो सीधे कमरे में जाता है और सो जाता है। मीना रवि के पीछे पीछे जाती है। क्या हो गया, आप नाराज क्यों हैं? सब ठीक है ना? देखिए, मुझसे कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए। रवि फिर भी कुछ नहीं कहता और मुंह उधर करके सो जाता है। फिर अगली सुबह, माँ नाश्ता पैक कर दो, मैं बाहर ही खा लूंगा। अरे बेटा, रात को बहू ने भी कुछ नहीं खाया, तू देर से आया तो। रवि मीना की ओर देखता है। डरी सी सहमी सी मीना का चेहरा ध्यान से रवि ने शायद आज ही देखा होगा। मैंने किसी को खाने से मना नहीं किया,
ना ही ज़रूरत है किसी को मेरा इंतज़ार करने की। ये बोलकर रवि निकल जाता है। मीना रवि की बात सुनकर रोने लगती है। रोते रोते वो सास से कहती है, माँ जी बताइए ना क्या बात है, क्यों ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? शादी नहीं करनी थी तो ना कर दे, क्यों की शादी इन्होंने? मैं पसंद नहीं थी क्या इन्हें? ए लड़की देख, ज्यादा ड्रामा करने की तो जरूरत नहीं है। शादी प्यार व्यार से नहीं होती, और जरूरत नहीं है ये सब बात अपने माँ के घर में भी बताने की। जा काम कर चुपचाप। और भाभी, अपनी वो महंगी वाली साड़ी है ना, वो जरा निकाल के रख देना। पर वो तो मैंने सोचा था कि उनके साथ बाहर कहीं जाऊंगी तो पहनूंगी, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। अरे वो कहाँ पूछ रहा है तुझे, वो तो तेरे बाप के पास पैसे ज्यादा थे तो मैंने कर दी तेरे घर मेरे बेटे की शादी। बाकी तुझे नहीं पूछेगा वो। जा जाकर साड़ी लेकर आ। मीना को गुस्सा आ जाता है। वो पति को फ़ोन करती है और सास की सारी बात उसे बोलती है। देखो आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, और अगर मेरे घर में ठीक नहीं लग रहा है ना तो तलाक दो और निकलो यहाँ से। रवि फ़ोन रख देता है। शाम को जब वो घर आता है तो काफ़ी गुस्से में होता है। माँ इस लड़की को बोल दो अपने घर जाए। हाँ हाँ, वो घर जाएगी तो तेरी बहन की शादी कैसे होगी? और जो सामान लेकर ये आई है ना सब चला जाएगा। खुद के बस की कुछ है नहीं, माँ ने जो जुगाड़ किया है उसे भी खराब कर दे। मीना समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी घर में मीना की ननद को देखने लड़के वाले आते हैं। मीना चल अंदर जा, खाने पीने का इंतजाम कर। और हाँ, वो तेरा हार है ना महंगा वाला, वो दे देना रीटा के गले में डालने के लिए। मीना भी सास के कहे का पूरा पालन करती है। उधर लड़के की माँ, क्या बात है बहन जी, आपकी तो बहू भी है ना, वो दिखाई नहीं दे रही। अरे ये जो खड़ी है मेरी बहू ही तो है। अच्छा क्या, मुझे तो लगा नौकरानी है। कैसी मैली सी है और काम भी कितना कर रही है। वो क्या है ना, गरीब घर की लड़की है। वो तो हम चाह रहे थे कि किसी गरीब का भला हो जाए तो इसे ले आए। जा मीना बेटा अंदर जा और साड़ी बदल कर आ। हाँ। मीना सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो सोच लेती है कि वो आज तो पता लगा कर ही रहेगी कि नए नए ससुराल में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वो रोते हुए कमरे में जाती है और गुस्से से पति से कहती है, देखो तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, मुझे मजबूर ना करो कि मैं कोई तमाशा करूं। तुम्हारी माँ सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है? पति फिर भी गुस्से में ही रहता है। वो मीना से ठीक से बात ही नहीं करता। माँ ने क्यों कहा, क्या कहा, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? पूछो उन्हीं से। वैसे भी मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को पैसों का लालच देकर शादी करवा दी मेरी। मैं तो किसी और से। फिर न जाने मीना के पति को क्या होता है, वो शांत हो जाता है। क्या किसी और से? बोलिए ना क्या। तभी सास की आवाज आती है, मीना जरा चाय ले आना। मीना पति की बात को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। वो जैसे ही मेहमानों के पास चाय लेकर जाती है, तो आपकी बेटी ने ये जो हीरो से जड़ा हार पहना है ये उसी का है ना? वो क्या है ना, शादी के बाद तो बहू अपना सामान लेकर ही आएगी ना। सास मीना की ओर देखती है। अब हाँ हाँ उसी का है। वो क्या है ना, हमने ये वैसे तो बहू को दिया था, लेकिन शादी के बाद तो ये बिटिया का ही होगा। वो लोग शादी तय करके चले जाते हैं। और फिर बहू, माँ जी ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। वैसे भी माँ के बाद उनकी यही निशानी है मेरे पास। मीना बात कर रही होती है कि तभी पति आ जाता है। माँ मैं जा रहा हूँ। रुक, पहले इस लड़की का हिसाब किताब करते। मेहमान इसे नौकरानी समझते हैं, फिर भी मैंने अपने घर में रखा है। एक हार के लिए बहाने कर रही है, तो इसे तो इसके बाप के पास ही छोड़ा। पति मीना की ओर देखता है। हालात देखकर सच में वो नौकरानी ही लग रही थी। फिर उसकी नज़र दीवार पर उसकी और मीना की शादी की फोटो पर जाती है, जिसमें मीना किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। भाई मेरी शादी पक्की हो गई। अब भाभी, अब ना जल्दी से मुझे घर का सारा काम सिखा दो। अरे तू क्यों सीखेगी काम? सास को साफ कह देना कि नौकरानी रखे। तुझे मैंने रानी की तरह पाला है। तेरे हाथ देख,
किसी मासूम सी बच्ची के कोमल से हाथ जैसे लगते हैं। ये हाथ बर्तन धोने के लिए थोड़ी ना है। मीना को भी अपनी माँ, अपना घर याद आता है। चलो मीना, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इस बार मीना भी न जाने क्यों ससुराल में नहीं रुकना चाहती थी। वो सारा सामान पैक कर रही होती है कि तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे माँ, तूने ही तो कहा कि। अरे वो तो मैंने गुस्से में कहा था। माँ जी, अब सामान पैक कर लिया है तो 2 दिन के लिए मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले झूठे बर्तन धो ले और रात की सब्जी बना कर जा। मीना चुपचाप किचन में चली जाती है और सारा काम करके पति के साथ मायके जाती है। ठीक है, 2 दिन बाद आऊँगा। अंदर तो चलिए, अच्छा नहीं लगता, पापा भी मिल लेंगे आपसे। तभी मीना के पिता वहाँ आते हैं। अरे बेटा वाह, आज का दिन बड़ा अच्छा है जो तुम दोनों को साथ साथ देखने को मिला। पापा, मीना 2 दिन यहीं रहेगी। पति बाहर से मीना का घर देखता है। घर क्या, आलीशान बंगला। पिता के पास इतनी दौलत कि मीना को 1 कप चाय के लिए भी बिस्तर से ना उतरना पड़े। लेकिन फिर उससे मीना की शादी क्यों हुई वो नहीं समझ पा रहा था। पति चला जाता है। 2 दिन बाद, बेटा मीना की तबीयत खराब है, बोलो तो 1-2 दिन और रख लूं? हाँ, मीना जब तक चाहे वहाँ रह सकती है। मीना की सास बेटी की बात सुन लेती है और फोन छीन कर कहती है, अरे नहीं भाई साहब, यहाँ तो मीना के बिना काम ही नहीं चलता, आप उसे वापस भेज दें। और ठीक है, मीना के साथ मैं उसकी छोटी बहन को भी भेज रहा हूँ, कुछ दिन उसका ख्याल रख लेगी। शाम को मीना अपनी छोटी बहन के साथ ससुराल आ जाती है। क्या बात है दीदी, आप कैसे इस घर में रह लेती है? इतनी छोटे घर में मैं तो कभी ना रह पाऊं। मीना का पति उसकी छोटी बहन की बात सुन लेता है। अगले रोज मीना घर का काम कर रही होती है कि अरे दीदी, इतना काम? तुम नौकर हो क्या? घर में तो पापा तुम्हें एक काम नहीं करने देते थे, और यहाँ तुम खुद को तो देखो कैसी हो गई हो, न बाल ठीक से न नाखून। दीदी, आप तो अपने कपड़े में एक सिलवट नहीं आने देती थी, और ये ससुराल में क्या हाल बना रखा है। मीना का पति फिर बहन की बात सुनता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जा रहा होता है कि उसके कान में मीना की आवाज़ आती है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी उनके सर पर, ऊपर से बहन की शादी। पता है, वो अपने लिए भी कुछ नहीं करते, ऊपर से न जाने क्यों मुझसे नाराज़ भी हैं। लेकिन मुझे पता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मीना की बात सुनकर उसके पति की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कमरे में मीना के पास जाता है, जहाँ सास और मीना के ननद भी होते हैं। मुझे माफ़ कर दो मीना, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम तो एक प्यारी सी गुड़िया थी, मैंने ना तुम्हारी इज्जत की, ना मान सम्मान प्यार दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए चुपचाप सब सहती रही। लेकिन अब से तुम इस घर की रानी हो। मीना पति के गले लग जाती है। और अब सास सास की तो हिम्मत ही नहीं कि वो मीना को कुछ कह पाए।